अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन देखी है एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू की ये क्या होती है, और हमने ये देखा कि एवरेज जो है ये असल में एक्सपेक्टेड वैल्यू की ही एप्लीकेशन है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन जो हमने देखी है वो ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू असल में क्या है, किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हमें उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि रैंडम वेरिएबल है और इसकी कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर हम अगर इस रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास x की वैल्यूज हैं 1, 2 और 3 और हमारी प्रोबेबिलिटीज हैं करस्पॉन्डिंग 1/2, 1/4, 1/2 और 1/4, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4, 2/2 और 3/4। तो इसका जो सम है वो जिसका सम है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, अगर गौर फरमाएं तो x और p ऑफ x को हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो सम है, फर्ज करें ये कितना आ गया है, और 8/4 which is equal to 2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये हर डिस्ट्रीब्यूशन की कोई एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x को शो करती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में वो वाली वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और उसको शो करेगी। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर इसके करीब करीब या इसके इक्वल ही आएगा। अब जो एवरेज का कंसेप्ट है वो इसी से निकला है। ठीक है, तो एवरेज जो है अगर मैं हर एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी को इक्वली लाइकली कह दूं, इसी एग्जांपल को अगर मैं आगे चलाऊं, x की वैल्यू अगर मेरे पास 1, 2 और 3 है और सबकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं सेम ले लूं, फर्ज करें 1/3, 1/3 और 1/3, तो ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई। अब इससे मैं क्या करूंगा, x और px को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 1/3, 2/3 और 3/3 आ गया, और 6/3 इज इक्वल टू 2 हमारी एक्सपेक्ट। अब देखिए जरा हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो तीनों वैल्यूज को उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको सम कर लिया, तो हमारे पास फिर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें जो समझने की बात है वो ये है
कि हर वैल्यू की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, जिसको हम इक्वली लाइकली कहते हैं। तो अगर मैं इसको यूं लिख लूं 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो इसी को हम एवरेज या एक्स बार कहते हैं। लेकिन असल में ये आई कहाँ से है? ये इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन से आई है। अगर हमारे पास हर वैल्यू की, रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे मालूम होगी? उन तमाम वैल्यूज के सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है, और इसको हम e ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और म्यू इज ग्रीक अल्फाबेट, और इसी तरह डेफिनेशन इसकी क्या है, ये इसको जरा अगर आप पढ़े, व्हेन x बिलोंग टू sx, तो sx क्या है? ये हमारी रैंडम वेरिएबल की डोमेन है, इसको स्पेस ऑफ रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। तो जनरली इसको sx से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि सैंपल स्पेस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि sx जो है असल में सैंपल स्पेस, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल x हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है जो कि सैंपल स्पेस से r की तरफ है, तो ये r की कुछ वैल्यूज पे मुश्तमिल होगी, तो इसलिए हम उसको बाज़ात sx भी कह देते हैं। यानी कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के वो एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक x से है। तो अब x बिलोंग टू sx से मुराद ये है कि रैंडम वेरिएबल्स की तमाम वैल्यूज, all possible values, all possible values of possible values of x। x हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो इसमें हम कर क्या रहे हैं? हर एक वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन है, आसान सी डेफिनेशन है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं, हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2 है, और उनकी प्रोबेबिलिटीज 1/4, 1/2 और 1/4 है। तो हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमें 0 को 1/4, 1 को 1/2 और 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद सम करना होगा, जैसा कि इस सोल्यूशन में दिखाया गया है। तो पहली वैल्यू ये 0 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू 1/2 ही रहेगी, और तीसरी वैल्यू 2/4, जो कि फिर 1/2 बन जाएगी। और जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो ये सादा सी मिसालें हैं। अब क्योंकि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिसकी कुछ खास खुसूसियात हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, और बर्नौली रैंडम वेरिएबल की एक खास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसको हम बर्नौली और ब्रैकेट के अंदर p से लिखते हैं, क्योंकि इसका एक ही पैरामीटर p है। और इसकी मिसाल क्या है? एक ही दफा अगर कोई बात किया जाए तो उसके दो आउटकम्स है, हेड और टेल। तो ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल की मिसाल है। तो जितने भी ऐसे केसेस हैं जिसमें एक ही ट्रायल में आप इंटरेस्टेड हो और उस ट्रायल के दो आउटकम्स हो, तो उसको हम बर्नौली रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो अब इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो p होगी। ये बहुत ही आसान है मालूम करना। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, कि हम जानते हैं कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल जो है वो किस तरह का है। बर्नौली रैंडम वेरिएबल x जो है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, कौन कौन सी? 0 और 1। 0 की प्रोबेबिलिटी 1 - p होती है,
और 1 की प्रोबेबिलिटी p। और अब अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, 0 को जो है 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करना होगा और 1 को p से। तो हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो कि मनोलियर वेरिएबल है उसका आंसर p आ जाएगा, जैसा कि इस सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। इसी तरह ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम मालूम कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, हमें ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल के साथ को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो के पीडीएफ है उससे मल्टीप्लाई करना होगा और सम करना होगा। जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू की जनरल डेफिनेशन है, उसी को हम अगर कंटिन्यू करें, उसी डेफिनेशन को अगर हम कंटिन्यू करें तो वो क्या बता रही है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो है किसी रैंडम वेरिएबल की, वो कैसे आएगी, आपको सम करना होगा x की तमाम वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो ज्योमेट्रिक है। तो अब इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि p और 1 माइनस p पावर x माइनस 1 है। ठीक है, तो अब इसको हमें एडजस्ट करना होगा p के साथ, क्योंकि x का कोई ताल्लुक नहीं है तो हम p को बाहर लेके जा सकते हैं और फिर हमारे पास 1 माइनस पी रह जाएगा। अगर हम 1 माइनस पी को q कह दें तो थोड़ी सी कंप्यूटेशन में आसानी हो जाएगी, तो वो हम फिर आगे जाके देख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो गालिबन देखिए p की पावर x है, जबकि q जो है वो 1 माइनस पी के बराबर है। तो अब हम अगर इस को एक्सपेंड करें तो हमारे पास एक सीरीज आ जाएगी। किस तरह की सीरीज हमारे पास आएगी, हमारे पास सीरीज आएगी पी क्यू के बाहर कॉमन आ चुका है। तो अब बाकी चीजें किस तरह की होंगी, जब x 1 होगा तो यहाँ पे 1 माइनस 1 x माइनस 1 है ये। ठीक है, तो हाँ, x1 के अगेंस्ट 1 माइनस पी पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा तो इसलिए 1 ही रहेगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे x की जगह 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी पावर 2 माइनस 1, तो इसके पास 1 माइनस पी आ जाएगा। और ये हमारे पास एक इसी तरह 3 इंटू 1 माइनस पी पावर 2 आ जाएगा और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह हमारे पास एक जो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो बढ़ती जाएगी और उसमें जो इंक्रीमेंट है एसपी है, और इसके अलावा जो इसमें यूं की ये कि 2 3 और 4 ये कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका सम आप देख सकते हैं। इसका सम हमारे पास q ओवर 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा। इस q ओवर 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास p और 1 p स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 ये 1 माइनस क्यू होल स्क्वायर है। इसको हम जब लिखेंगे तो दैट विल बी पी स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर पी से कट जाएगा, क्यू क्यू से कट जाएगा, तो हमारे पास जो चीज बच जाएगी दैट वुड बी 1 बाय पी। दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्चुअली ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। इसी तरह पाइथन और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी मालूम की जा सकती है इसी सेम असूल पे। बुक में थ्योरम के अंदर ये प्रूव गालबन की गई है। हम जो चलते हैं इसकी तरफ कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल हो और हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है और फिर उसका एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल x इज अ रैंडम वेरिएबल, तो इसका कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल x इज अ रैंडम वेरिएबल, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं y which is equal to function of x
और ये किस तरह का है, ये है एक्स के, तो जिस फंक्शन है, तो अगर हमारे पास एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, ठीक है, तो फिर हम एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं। एक्स अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर एक्स स्क्वायर की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये हमारा एक और टॉपिक है जो कि फिलहाल हमारे इसका मौजू का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और इस रैंडम वेरिएबल का एक और फंक्शन हमारे पास मौजूद है, भले वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये जो भी कोई एक और फंक्शन हमने एक्स का डिफाइन किया है, उस फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की ही यूज करेंगे, लेकिन जो एक्स है, एक्स की बजाय एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या उसका फंक्शन यूज किया जाएगा। तो लेट्स से हम डिफाइन करते हैं कि एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है और उसका कोई भी एक फंक्शन जी ऑफ एक्स हमने डिफाइन कर लिया है और उसको हमने वाई का नाम दे दिया है। तो अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे मालूम की जाएगी? ठीक है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक्स की वैल्यूज है 1 2 अप टू 10 और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है कि जब एक्स की वैल्यूज 1 से लेकर 5 तक हो तो हम उसका फंक्शन जो है 105x माइनस 5x स्क्वायर है, और जब इसकी वैल्यूज x 6 से लेकर 10 तक हो, इसकी जो वैल्यू है 500 है, तो इसका मतलब है हम y की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। p ऑफ x यानी तो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन हम जो है वो हमारा y डिफाइन कर सकते हैं। y की वैल्यूज किस तरह की होंगी? ठीक है, x1 पुट कर दे तो 105 into 1 plus minus 5 into 1, so it will be 100. फिर 2 पुट कर दे 105 into 2 10 and minus 5 into 4 20, it is I think 190 and so on and so forth. और इस तरह जब वैल्यू आपकी 5 से जो है आगे जाती है, तो ये 5 6 7 8 9 10 सब के लिए y की वैल्यू जो है वो 500 की। तो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई है। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, x की प्रोबेबिलिटी से इसे मल्टीप्लाई करना होगा और फिर सम करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें गाइडलाइन बताया गया है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, जो शिपिंग कॉस्ट है। ओके, तो इसमें आप देख सकते ये सारी गालिबन इक्वली लाइकली है, जो वैल्यूज है इन सब एक्स इन 1 टू 10, इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वली लाइकली है, तो इसका मतलब है सब की प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी जो है एक्स लिख लेते हैं, क्या कुछ भी 0.1 एंड 0.1 और ये हम देख सकते हैं। ओके सॉरी, एक्स की शुरू की जो वैल्यूज है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.15 है, और जो 5 to 8 है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.10। अब हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है। कैसे? हमें y की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके जस्ट हमें सम करना है। तो ये समेशन हमें क्या दे देगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y दे देगा। तो कोई भी अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, उसको हम नए दिए गए फंक्शन के मुताबिक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कर सकते हैं उसी x की पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक। मिसाल के तौर पे x आपकी जो है वो पैकेज का वेट हो सकता है और y आपकी प्राइस हो सकती है, राइट? तो अब एक्सपेक्टेड वेट की बजाय अगर आप एक्सपेक्टेड प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो पीडीएफ तो वही रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगी। उस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम कर सकते हैं, तो भी प्रोबेबिलिटी से उसके मुताबिक। इसी तरह जो है एक और एग्जांपल
जो है हमें दी गई है कि एक पैकेजेस है जिनका रेट 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है, और सब की जो प्रोबेबिलिटी है सेम है, तो उसका उस जो है वो पीएमएफ और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड करें। और एग्जांपल के अंदर आपको y की जो दिया गया है फंक्शन दिया y का जो है वो वैल्यूज भी दे दी गई है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 for values 1, 2, 3 and 4, otherwise it is 0। सैंपल स्पेस हमारी 1 to 4 है। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ y भी सेम ही रहेगी, क्योंकि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। लेकिन अब हमें जो है वो शिपमेंट के जो चार्जेस है वो इस्तेमाल, 1 के लिए 100 है शिपमेंट चार्जेस, 2 के लिए 190 है, 3 केजी के लिए 270 है, 4 के लिए 40 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने के लिए इसकी हर वैल्यू को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो फिर हम ऐड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 1/4 into 100, 1/4 into 190, 1/4 into 270, 1/4 into 340, इनको सब करके जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 225। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 225 सेंट होगी। तो यूं हम ये करें। बहुत सारे एग्जांपल है, आई होप ये आप ट्राई कर ले, खास करके क्विज जो है वो आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है, लेकिन उसका जो एक और फंक्शन हमारे पास मौजूद है, यूं कह सकते हैं कि लीनियर फंक्शन मौजूद है। तो उस लीनियर फंक्शन अगर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है उसका अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन मौजूद है, तो हमें जो नया रैंडम वेरिएबल हासिल हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के जरिए ही जो है वो अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें मालूम करना हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x क्या है, ठीक है, तो अब जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन क्या है, जब भी मैं ये कहूँ कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल x क्या है या व्हाटएवर, इसको मैं रब कर देता हूँ जो भी इसके अंदर expected value of anything is equal to actually summation of anything multiplied by the probability of that thing, right? Okay. तो अब अगर मुझे मालूम करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू x, तो अब मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू अप्लाई द सम इनटू x माइनस म्यू ऑफ x इनटू, अब देखिए म्यू x जो है ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, सही है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो सिर्फ x की ही होगी, तो वो हमारे पास नहीं है। अब हम इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा दैट वुड बी x into p of x minus mu x summation mu x into p of x। अब क्योंकि जो हमारे पास म्यू एक्स है ये कांस्टेंट है, तो ये सम से बाहर आ जाएगा, और ये क्या चीज है, ये तो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, और इसको और ये म्यू एक्स क्या होगा, ये तो बाहर आ जाएगा सम से क्योंकि ये कांस्टेंट है, और पी ऑफ एक्स समेशन पी ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 1, so this would be equal to 1, and what is this is also mu x, and that would be mu x into 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हो क्या रहा है, बजाय इसके कि हम x की हर वैल्यू से, इसका अल्टरनेटिव क्या है, हम ये करते कि x की हर वैल्यू से म्यू x को माइनस करते
और फिर हर वैल्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करते और फिर इसको सम करते और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करते। इसकी बजाय हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए इस डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल का डायरेक्टली हमने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शन हो तो वहां हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें इसी को प्रूव किया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है ए एक्स प्लस एक्स, हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और उसका एक लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी मौजूद है। तो अब ए और बी कोई भी दो कांस्टेंट है, लेट्स से ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1। तो अब हम 2x प्लस 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू तो क्या होगी। तो वो बहुत ही आसान तरीका है कि बजाय इसके कि हम पहले लेट्स से x हमारे पास 1 2 और 3 है, या फिर 10 20 और 30 है, और a हमारे पास 2 है और b हमारे पास लेट्स से 3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये कहना ए एक्स प्लस बी मालूम करना चाहें तो क्या होगा, हमें x की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें प्लस 3 करना होगा। दैट वुड बी 23, दैट वुड बी 43, दैट वुड बी 63। अब हमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसकी 1/4 2/4 और 1/4 है। तो अब हम क्या करते, हर एक को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते। दैट वाज 23/4, दैट वुड बी 86/4 and that would be 63/4 और इनका sum would be 23 plus 86 plus 63/4, so it would be like 160 plus 172 I think, and divided by 4, so it would be whatever I think 4 and 43, so its expected value is 43। तो अब देखिए ये इसका असल तरीका था कि हम x को उसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म करते, लेकिन अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो हम इसको अल्टरनेटिव वे से भी कर सकते हैं। और वो अल्टरनेटिव वे क्या है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को ए एक्स और बी दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। तो जब ये ए एक्स यानी यहाँ से इसको हम ब्रेक कर देते हैं, जब हम इसको ब्रेक करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ए एक्स भी अप्लाई हो जाएगी और अब बी क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मीन वही रहेगा, बी ही रहेगा, और ए क्योंकि कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आ जाएगा। तो आपके पास जो चीज आ जाएगी दैट वुड बी दिस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी रैंडम वेरिएबल का लीनियर फंक्शन हो तो बजाय इसके कि आप ये सारा प्रोसीजर करें, आप उसमें एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें, तो आपको क्या करना होगा, एक्स की एक्सपेक्टेशन मालूम करें, उसको ए से मल्टीप्लाई करें और बी ऐड कर दें। अब इसी केस को हम देखते हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जिसमें हमारे पास अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करें जो कि 20 होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वुड बी 20। तो ये अब देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 43। तो इसका क्या मतलब, हमें ये सारी कैलकुलेशन जो है ये करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लीनियर फंक्शन के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स जो हमने पहले से मालूम कर रखी होगी उसी को जो है हम अप्लाई करेंगे और उसको एंड पे जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह ये एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है x उसकी वैल्यूज क्या है 0 1 2 3 4 और प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 है, और हमारे पास उसका एक लीनियर फंक्शन दिया गया है 4x + 7। तो अब इस 4x + 7 की जो है वो आप
एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम कर सकते हैं, दोनों तरीकों से मालूम कर सकते हैं। या तो आप पहले 4x + 7 मालूम करें, यानी कि g ऑफ x मालूम करें, x की हर वैल्यू को पुट करें और g ऑफ x की वैल्यू मालूम करें और फिर उसको p ऑफ x से मल्टीप्लाई करें। या फिर अगर हम इस डेफिनेशन को यूज कर लें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस expected value of this 4x plus 7 would be equal to what? 4 into expected value of 4 into expected value of x plus 7. तो हम सिर्फ expected value of x मालूम करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 ऐड कर लेंगे, तो ये बिल्कुल वही रिजल्ट होगा। अगर हम 4x plus 7 का एक पूरा कॉलम जो है वो मालूम कर लें और फिर उसको से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें, दैट वुड बी परफेक्टली इक्विवेलेंट टू दैट थिंग। तो ये है डिराइव्ड। इसकी कुछ एग्जांपल है, ये आप कर लीजिएगा, बहुत ही जो आसान है। लेकिन अगर आपके पास लेट्स से देयर इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच इज एक्स स्क्वायर, तो ऐसी सूरत में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन नहीं है, ये नॉन लीनियर है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना होगा, आपको ये मालूम करना होगा। दैट्स व्हाई यानी यू हैव टू स्क्वायर दैट। हाँ, लेकिन अगर ये इस तरह होता, लेट्स से 5x square, find the expected value of 5x square plus 7. So now you only have to if you have to find the expected value of this thing, so what you have to do, you have to find expected value of x square plus इस तरह हम जो है वो expected value मालूम कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, ये आप मैं होमवर्क के तौर पे आपको जो है वो दे दूंगा। तो हमारा लास्ट सेक्शन है वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ही की एक्सटेंशन है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। जिस तरह हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, कुछ तो प्रॉपर्टीज हमें उसकी पता है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस वो 1 उसका सम वन होता है। उसकी आप रैंडम वेरिएबल की तमाम पॉसिबल वैल्यूज अगर आप पुट करें इस फंक्शन में, जिसको आप पीएमएफ या पीडीएफ कहते हैं, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी उनका सम 1 होगा और हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी। ये तो डेफिनेशन की प्रॉपर्टीज है, लेकिन कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनमें से एक हमने पढ़ी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो कि आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका फंक्शन अगर हम ड्रा करें, ठीक है, तो उस फंक्शन अगर हम ड्रा करें फॉर एग्जांपल, तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो सेंटर में होगी। इससे हमें उसकी एक प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द वैल्यू whose probability is maximum, so most probable value। अब ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का फायदा क्या होता है, तो अगर हमें किसी फिनोमेना की डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए तो हम उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग केस को जो है बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे इस क्लास में स्टूडेंट्स की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए और मैं उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन मालूम कर लूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ये बता सकता हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने होंगे या कितने मार्क्स के करीब करीब होंगे। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द कांसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे, अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है और ज्यादातर स्टूडेंट के मार्क इस एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब करीब है, लेकिन ये जो करीब है ये कितना करीब है, इसमें कितना फैलाव है, इस फैलाव का नाम है वेरिएंस। और इसी का एक और वर्जन है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, that is expected value of x minus mu of x। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास mu of x है वो क्या है, mu of x को हम ऑलरेडी जानते हैं,
mu of x is actually expected value of x. तो इस डेफिनेशन को आप थोड़ा सा अगर चेंज करके लिखना चाहें तो तब भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको जो है लिख दें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ expected value of x minus expected value of x again whole square, इसको भी लिखा जा सकता है। और इसकी जो एक और आसान डेफिनेशन है वो ये है, अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर लें तो हमारे पास इसकी एक आसान वर्जन हमारे पास पहुंच जाता है। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, राइट, सबसे पहले इसको स्क्वायर लेंगे फिर इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू एक्स भी इसकी जगह आप लिख सकते हैं। अब जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर मौजूद है। और जब एक्सपेक्टेशन इस पे अप्लाई होगी, ये तो एक फिक्स नंबर है तो सिर्फ इस पे अप्लाई हो जाएगी। और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो चीज बनेगी वो ये होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक 2 लिखा, सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे -2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये दोनों जब एडजस्ट होंगे, एडजस्ट होके हमारे पास जो चीज बन जाएगी दैट वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास वेरिएंस की जो है वो एक और डेफिनेशन भी आ गई है जो कि ज्यादा सिंपल है और कंप्यूटेशन में हमें मदद करती है। अब हम इसी वेरिएंस की एक और डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, या फिर इसको यूं लिखा जा सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर। तो ये जो डेफिनेशन है ये कंप्यूटेशन में इसमें हमें थोड़ी आसानी मिल जाती है। मिसाल के तौर पे हम इसमें अगर हमें वेरिएंस मालूम करना हो तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अलग से मालूम कर सकते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के अलग से, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के स्क्वायर को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो वेरिएंस आ जाएगा। इन दोनों तरीकों से हम वेरिएंस मालूम करके देखें। एक और जो डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस का स्क्वायर रूट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत क्यों पेश है? वो इसलिए कि वेरिएंस में जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्वायर है, वैल्यूज का स्क्वायर है, तो वेरिएंस की जो यूनिट है वो भी स्क्वायर हो जाती है। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट ले लिया। अब इस स्क्वायर रूट ने वेरिएंस की यूनिट को x जो रैंडम वेरिएबल की यूनिट है उसके बराबर कर दिया है। तो ये दोनों हमारे पास, असल में आपको वेरिएंस मालूम करना है और फिर बाद में जाके हम स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर सकते हैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके। हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल बहुत ही सिंपल सी है। ये देखें, ये भी हमारे पास इस वेरिएंस की जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन है वो हमारे पास मौजूद है और इसका प्रूफ भी गालबन उसने जो है वो किया हुआ है, लेकिन वो मैंने आपको करके दिखा दिया तो आई होप उसकी अब जरूरत नहीं रही है दोबारा। अब हम ये उसने उसकी वेरीफाई किया है। ये भी बात ध्यान में रखने की है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब क्योंकि आप देख सकते हैं जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मालूम किया तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि एक्स की पावर 1 है, ठीक है,
और 1 हम लिखते नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट मोमेंट। तो हम इसका मतलब है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मोमेंट भी मालूम कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे n ले लूं तो दैट वुड बी द nth मोमेंट। इसका मतलब है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का nth मोमेंट भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जिसको आप मीन या एवरेज कहते हो, दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके इसी तरह ये नॉन सेंट्रल मोमेंट है। सेंट्रल मोमेंट कौन सा, जिसमें आप म्यू एक्स से माइनस करें, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है जो वेरिएंस है वो सेकंड, क्योंकि वेरिएंस के अंदर अगर डेफिनेशन अगर आप देखें तो म्यू एक्स होल स्क्वायर आ रहा है, तो व्हाट इज मेंट बाय दैट, इट इज सेकंड सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। तो अब इसका मतलब है फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट भी होना चाहिए, तो वो भी हो सकता है एक्स माइनस म्यू एक्स पावर 1। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि उम्मूमन ये जीरो होता है, इसको हम पहले प्रूव भी कर चुके हैं स्लाइड में। एक्सपेक्टेड x minus mu x will always be equal to 0, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमेशा 0 होता है, इसको फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। तो मोमेंट दो किस्म के हैं, एक नॉन सेंट्रल कह लें और एक को सिर्फ मोमेंट कहा जाता है, और दूसरा सेंट्रल मोमेंट जिसमें हम म्यू से माइनस कर लेते हैं, जिसकी मिसाल वेरिएंस है, और वेरिएंस जो है वो सेकंड सेंट्रल मोमेंट, ठीक है। इसी तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेंट्रल मोमेंट भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वेरिएंस को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो हमारे पास जो है वो ये रैंडम वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू 0, 1, 2 और 3 है, और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 1 है, और इसका वेरिएंस हमें मालूम करना है। तो इसका वेरिएंस अब दो तरह से मालूम हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि हम x माइनस म्यू एक्स मालूम करें, इसका स्क्वायर करें, और फिर इसकी हर वैल्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू x या म्यू ऑफ x 1 है, इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, x की हर वैल्यू से 1 को माइनस करना होगा और फिर स्क्वायर करना होगा। तो पहली वैल्यू 0 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकंड वैल्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थर्ड वैल्यू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये हमारे पास आ गया। प्रोबेबिलिटीज वही सेम रहेंगी, 1/4, 1/2 और 1/4, और अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस म्यू ऑफ x स्क्वायर इनटू p ऑफ x, और पहली वैल्यू 1/4, दूसरी वैल्यू 0, तीसरी वैल्यू 1/4, or we will have 2/4 or 1/4. So this is the variance of this random variable and the corresponding distribution. अब हम यही वेरिएंस दूसरे तरीके से मालूम करने की कोशिश करते हैं, और वो है variance of x expected value of x minus expected value of x। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है जो कि 1 है। अब इसकी जगह कर देंगे, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू। वेरिएंस मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए होती है। अब हम इसमें एक्स की वैल्यूज लेंगे 0, 1, 2, और फिर अब हमें इसका स्क्वायर चाहिए 0, 1, 4, और अब हमें इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। हमें प्रोबेबिलिटीज मालूम है 1/4, 1/2 और 1/4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी 1/2 आ जाएगी, और तीसरी हमारे पास 4/4 आ जाएगी। अब इसका अगर हम सम करेंगे तो ये क्या होगा, समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, यानी कि ये चीज, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 1.5।
ये एक्सपेक्टेड एक्स के हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो है वो डेफिनेशन के तहत वेरिएंस मालूम करना है। तो डेफिनेशन में अब हम पुट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1.5 आ चुकी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 1 स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। जब 1.5 से हम 1 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट 0.5 और इससे पहले वाले में आप देख चुके हैं कि हमारा आंसर 1/2 है। तो वेरिएंस इन दोनों डेफिनेशन से मालूम किया जा सकता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर आपने कभी वेरियस स्टैटिस्टिक्स में लिखा हुआ देखा हो तो वो आमतौर पे उसको इसी डेफिनेशन को हम उम्मूमन समेशन एक्सपेक्टेशन को हम समेशन और एन से रिप्लेस कर देते हैं और वो उम्मूमन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर बाय एन से आप देखेंगे। और उम्मूमन यहाँ पे एन माइनस वन भी है जिसको आप ये एक एडजस्टमेंट है जो एक साइंटिस्ट ने सजेस्ट की थी। तो एन फॉर लार्ज एन ये ज्यादा मैटर नहीं करता। तो जनरली स्टैटिस्टिक्स में हम इस एक्सपेक्टेशन को समेशन और n माइनस वन एन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को अगर आपने देखो तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय n से, यानी एक्सपेक्टेशन जहां भी होगी उसको आप सिग्मा और n से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ भी n ही होना चाहिए था। बाद में एक बंदे ने जो है वो कहा कि वेरिएंस के केस में यहाँ पे -1 होना चाहिए। केस में एक प्रॉपर्टी फिर आ जाती है जिसको हम अनबायसनेस कहते हैं। इसको हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे अनबायसनेस क्या है। तो यूं आप किसी भी आपको एक रैंडम वेरिएबल दिया गया उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, उसकी आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन में, अब स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगी, इसी का स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल गेट स्टैंडर्ड डिवीजन। इसी को मैंने आपको पहले प्रूव करके दिया। अगर आपके पास x एक रैंडम वेरिएबल है और उसका एक लीनियर फंक्शन मौजूद है ax प्लस बी, तो उसका वेरिएंस क्या होगा, तो ये क्या करेगा, b को खत्म कर देगा और a को स्क्वायर करके बाहर निकाल देगा। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ यूं है, इसको हम अपनी वेरिएंस की डेफिनेशन के जरिए जो है वो कर लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ ax प्लस बी किसकी इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारी वेरिएंस की डेफिनेशन है जो कि आसान है। इसमें स्क्वायर को ओपन करना होगा तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना होगा, हमारे पास इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी है वो मौजूद है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास एक लीनियर फंक्शन हो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो जाएगी और वो a को बाहर निकाल लेगा और b उसमें ऐड हो जाएगा। अब जो इसका हम स्क्वायर करेंगे that would be a square into expected value of x whole square plus b square plus 2ab into expected value of x। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो ये दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, इसको अब हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं इस जगह पे। तो अब हमारे पास जो जो चीजें आ जाएगी उनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, एक चीज हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। तीसरी चीज हमारे पास आ जाएगी एक्स बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2abx। और इसी तरह माइनस के साथ हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी -2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2ab
एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से बहुत सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो चीज बच जाएगी वो ये होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें से भी ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर को हम बाहर कॉमन रखेंगे तो हमारे पास अंदर क्या चीज बच जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज द वेरिएंस, एक्चुअली दिस इज द वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स। हमारे पास जो चीज है वो क्या मान जाएगी, कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ ए एक्स। तो ये हमारे पास वेरिएंस की है वो प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल, एक प्रिंटर है जो ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है और इनिशियल कवर पेज वो हमेशा प्रिंट करता है। तो आप जितने भी प्रिंट करेंगे वो हमेशा एक ज्यादा प्रिंट करेगा, ठीक है जी। तो अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस और वेरिएंस मालूम करें तो y आपका x प्लस 1 है। अगर आपने उसको 10 पेजेस प्रिंट करने का कहा है तो वो 11 प्रिंट करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि वो हमेशा शुरू में एक इनिशियल कवर पेज प्रिंट करता है। तो इसका जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस हमें मालूम करना है। तो कैसे होगा, जस्ट इस पे एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई होगी इट वुड बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 1, और जब वेरिएंस अप्लाई होगा तो हमने इस प्रॉपर्टी में देख लिया है कि जो चीज भी वेरिएबल के अंदर ऐड हो रही हो, ठीक है, वो प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो वो खत्म हो जाती है, जो मल्टीप्लाई हो रही हो उसके बाहर आ जाती है। तो इसका जो वेरिएंस होगा वो वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होगा। अलबत्ता जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस 1 के बराबर होगी। इस तरह बहुत सारे जो रैंडम वेरिएबल है उसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस मालूम कर सकते हैं। और इसी तरह सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, थर्ड सेंट्रल मोमेंट वगैरह भी मालूम किए जा सकते हैं। तो बात याद रखने की है तो ये है कि मोमेंट्स दो तरह के हैं। एक वो है जिसको हम सिर्फ मोमेंट कहते हैं, इसमें जस्ट हम एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है। अगर पावर 1 है तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट मोमेंट, अगर 2 है तो सेकंड मोमेंट, 3 है तो थर्ड मोमेंट, n है तो nth मोमेंट, और दूसरे मोमेंट जो है सेंट्रल मोमेंट। उसकी डेफिनेशन जरा अलग है, x माइनस म्यू ऑफ x पावर n। अगर n 1 है तो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट होगा, n की पावर 2 है तो सेकंड सेंट्रल मोमेंट होगा, और इसी तरह n का मतलब होगा, पावर n का मतलब होगा n सेंट्रल मोमेंट। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमें मोर देन 1 मोमेंट्स चाहिए होते हैं, और आमतौर पे 4 मोमेंट से 4 मोमेंट से कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल तौर पे डिफाइन की जा सकती है। इसलिए हम उमूमन जो है वो डिफरेंट यूं कहिए कि ये मोमेंट्स मालूम करते रहते हैं, क्योंकि हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स यूनिक होते हैं जिनसे वो पहचानी जाती है। इसी तरह ये हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्ट, और वोल्ट की जो वैल्यूज है वो -3 से लेकर +3 तक है, और हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है 1/7 है। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो इसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस जो है मालूम कर सकते हैं। अब फर्दर इसने ये कहा है कि ये मालूम करें u का वेरिएंस, अगर u बराबर हो 1000 मल्टीप्लाइड बाय v के, तो क्या करना होगा, सब v मालूम करना होगा, और फिर 1000 के स्क्वायर को उस वेरिएंस से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, आप इससे गो थ्रू करेंगे तो आई होप आपके पास आ जाएगी। जिस तरह हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, इसी तरह हर डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है। जैसा कि हमने देखा कि बर्नौली की एक्सपेक्टेड वैल्यू p है, इसी तरह एक बर्नौली की जो वेरिएंस है वो p into 1 - p। इसको हम बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करने के लिए हमें वेरिएंस मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। हमें एक चीज चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, और दूसरी चीज चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर ये हमारे पास ऑलरेडी मालूम है जो कि p है। इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, बर्नौली की दो ही वैल्यूज होती हैं 0 और 1। अब एक स्क्वायर ले लें, 0 स्क्वायर 0 का 1 स्क्वायर। अब क्या करें, p ऑफ x का मतलब 0 की प्रोबेबिलिटी 1 - p है, इसकी प्रोबेबिलिटी p है, राइट। तो अब हमारे पास जो
एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 और पी आ जाएगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा पी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब हमने एक बात मालूम कर ली कि वेरियंस ऑफ एक्स जो है वो, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के बराबर है, तो हम वेरियंस मालूम कर सकते हैं। और हम इससे पहले देख चुके हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के पी के बराबर है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी पी के बराबर है, लेकिन डेफिनेशन में क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है तो दैट वुड बी पी माइनस पी स्क्वायर, और जब हम पी कॉमन लेंगे दैट वुड बी पी इनटू 1 माइनस पी, व्हिच इज द वेरियंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस भी मालूम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। वेरियंस ऑफ एक्स के लिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मालूम करनी होगी, तो वो भी एक सीक्वेंस बन जाएगी जिसका सम आपको चाहिए। जब दोनों का सम आपको मिल जाएगा तो उन दोनों का डिफरेंस आपको 1 माइनस पी और पी स्क्वायर तक पहुंचा देगा। इसी तरह बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एन पी है, उसकी वेरियंस जो है वो मालूम किया जा सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर आप मालूम करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है एनपी, और जब उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो है आंसर एनपी इंटू 1 माइनस पी आ जाएगा। इसी तरह यूनिफॉर्म और पाइथन के भी वेरिएंसेस मालूम किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कस्टमर की अर्निंग जो है वो बताई गई है, और इसमें ऑब्जर्वेशन एन है, नंबर ऑफ फोन परचेज्ड, और पीएमएफ आपका 4 माइनस एन इंटू 10 दिया गया है, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 है। इसमें आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर के लिए आपको एन की हर वैल्यू का स्क्वायर करना होगा और फिर उस पर पुट करना होगा। फिर वेरिएंस ऑफ एन आप मालूम कर सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन होल स्क्वायर के जरिए। वेरिएंस ऑफ एन भी मालूम हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन तो सिर्फ वेरिएंस की जो है वो स्क्वायर रूट है। इस तरह तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, वो आपको मैं दे दूंगा, वो आपने जो है वो ट्राई करने हैं, इतना मसला नहीं है। अगर आपको इन दोनों की डेफिनेशन समझ आ गई है तो फिर इनको कैलकुलेट करना जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेक्चर मैंने ये जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। फर्दर आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। मैं इसको अपलोड कर दूंगा उसी सेम चैनल पे, और इसके अलावा आप जो है अ, इसकी एक्सरसाइजेस भी मैं आपको बता दूंगा जो आपको करनी है, और इस लेक्चर को सुने और इसकी एक्सरसाइजेस को देखें, और आई होप कि हम जो है इसमें मजीद फिर जो है उस प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। We will have a meeting this week, and I hope so.